हार जाना ठीक है, गेम है, हार जीत इसका हिस्सा है। जब हम जाते हैं मैदान में तो हमें पता होता है कि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। लेकिन जब शिकस्त का जो फासला है जीत का और शिकस्त का वो इतना बड़ा हो जाए तो फिर आप मतलब क्या ही कहेंगे। अब 60 रन से आप जो है वो पहले ही मैच में हार गए हैं और ओपनर था आज, तो मोरल जाहिर ऐसे कितना आपका डाउन गया होगा। डेफिनेटली बहुत डाउन जाएगा और गया है, क्योंकि -1.200 का नेट रन जो है ना वो माइनस में चला गया है। इसको अगर रिकवर करना है, अगला मैच इंडिया फिर बांग्लादेश, अगर आप वापस आते हैं इस टूर्नामेंट में तो आपको किस मार्जिन से इंडिया को मारना पड़ेगा, जो कि हाई वोल्टेज मैच है। उसमें क्या आप नेट रन रेट देखेंगे या मैच जीतने पे देखेंगे, फिर वो कब आप कैलकुलेट करेंगे किस तरह क्या सिचुएशन है। फिर बांग्लादेश के साथ जब आएंगे, अगर आपने इंडिया को मारते हैं तो बांग्लादेश वाले मैच में भी आपको फिर यही टिकटेगी लगी होगी कि नेट रन रेट, अगर बांग्लादेश कहीं न्यूजीलैंड को मारता है, वो कहीं आगे अपनी गिच्ची बाहर निकालता है, तो भाई वहां फिर नेट, अब दिमागों में एक नई एडिड प्रेशर चीज होगी, नेट रन रेट। और पहले दिन, देखें इवेंट के पहले दिन जी, रिसर्च ये कहती है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो है, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि दोनों टीमों की स्किल्स अगर बराबर हों, दोनों टीमों की स्किल्स बराबर हों, तो वो टीम जिसकी प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी वो दूसरी टीम को मार देगी। फिर रिसर्च ये भी कहती है कि दोनों टॉप पे दो टीमें आती हैं, एक होती है जो बहुत ज्यादा हाइपर होती है और एक होती है जो बहुत ज्यादा काम होती है। बाकी जो बीच वाले होते हैं वो कट जाते हैं, तो बहुत हाइपर अग्रेसिव और काम, इन दोनों का आपस में ऊपर जाके टाकरा होता है और ये दोनों टीमें ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाके जो काम टीम होगी वो अग्रेसिव टीम को मार देगी, क्योंकि काम वाली जो टीम है उसकी प्रेपरेशन बहुत सॉलिड होती है और वो कामनेस में एग्रेसिव को वो है पकड़ लेगी। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि कामनेस कहाँ से मिलेगी जब हम इतने बड़े डेफिसिट से हम लोग मैच हार गए हैं। तो कामनेस को कंट्रोल करना, फिर आगे मैच के अंदर जो एग्जीक्यूशन है और उसके अंदर जो अग्रेशन वो करना है, अगर उसमें से डाउट्स आ रहे हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखें, सुबह के प्रोग्राम में यही बात हो रही थी कि हमारी प्रेपरेशन जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है, इंडिया की है या इंग्लैंड की है। अच्छा, उनके भी इश्यूज आते हैं और जब इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कंटिन्यूटी चल रही होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ के एतबार से है, चाहे कप्तानी के एतबार से है, चाहे खिलाड़ियों के एतबार से है, और कट फॉर रोल्स उनके रोल्स के एतबार से है। उसमें जब कंटिन्यूटी होती है तो जब हालात आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, चाहे वो इंजरी के एतबार से है, चाहे वो फॉर्म ना लगने के एतबार से, तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें थम जाती हैं। मगर जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और फिर जब प्रेपरेशन उस तरह नहीं होगी तो किसी की फॉर्म लगी नहीं हुई है, इंजरी साथ में आ गई है, ये दो चीज़ें प्लस कंटिन्यूटी नहीं है, तीसरी चौथी जो चीज़ है वो ये है कि प्रेपरेशन सही नहीं हो पा रही होती, तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बातें चली जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी टीम जो है इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इन लड़कों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है, मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। ये अपने उस पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते, वो इस वजह से कि चीजों में कंटिन्यूटी नहीं है। और फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने पहले कहा भी उस पे आ जाए, इंशाल्लाह अगर ये चल गया तो ये ऐसे हो जाएगा, इंशाल्लाह वो ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर उन्होंने ये कर दिया तो हम ऐसे कर देंगे। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, बट आपकी प्रेपरेशन पूरी होनी चाहिए। प्रेपरेशन पूरी नहीं थी, वो ऐसे लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम चाहे वह बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, ऑटो पायलट लगा हुआ सारा काम, उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट करे, उसी तरह चलने हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऑटो पायलट वाला काम हो, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस डायरेक्शन में किस तरह जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, किस तरह गेम बनेगी, किस तरह निकलेगी। वो जो आपको ग्लिम्स नजर आए ना थोड़े बहुत, वो जब आप खेल रहे होते हैं इस लेवल पे जाके, तो प्लेयर जब जोर लगा रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं, तो आपको वो थोड़े थोड़े से ग्लिम्स नजर आते हैं, दो दो तीन तीन चार चार ओवर के, कि आपने बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से या फील्डिंग के एतबार से आपने ऑपोजिशन को थोड़े से धचके दिए, थोड़े से पंच थ्रो किए, वो आप कर रहे होते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि हम कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं। वी वर पैनिकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। न्यूजीलैंड ने बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेली है। इंजी भाई, सकी भाई जो बात कर रहे हैं कि हमें लगा ही नहीं, वो एक दो झटके हमने ज़रूर दिए जो हमें विकेट्स मिल गई पहले से 10 ओवर के बीच में, वो 2-3, उसके बाद हम वो भी विकेट्स नहीं ले सके। और जो उनके बैटर्स जैसे आप बात करते जो सेट हो गए थे, जैसे हमने 2 सेंचुरीज करा दी पहले ही मैच में, तो किसी भी टाइम पे ना ऐसा लगा नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर मैच में हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल
सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जिस टाइम हमने उनके 3 खिलाड़ियों को आउट किया ना, तो जिस टाइम उनके 2 बैट्समैन खेल रहे थे ना, उन्होंने कोई बाउंड्रीज मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिंगल लेने की रनिंग कोशिश। बिटवीन द विकेट इतनी बहुत अच्छी थी। अच्छा। हम क्या कर रहे थे, वो अपने आप को सेव कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने ना अपने जो उनसे एक 10 ओवर का कोटा था ना, उसको पूरा करने की कोशिश की कि जी इस मौके पे हम है ना आउट करने की बजाय ना, हमने कहा कि जो हमारा एक 10 ओवर का जो हमारा हिस्सा है ना, जो हमने खुश दिल से करवाना था और सलमान, इसको निकाल दें। वो इनको 4-4-5 करते करते ना वो सेट हो गए। जिस टाइम वो सेट हो गए ना, उसके हिसाब से उन्होंने फिर अपनी एवरेज ले ली। तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब तक आप रेगुलर बॉलर्स के साथ नहीं खेलेंगे, आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी, स्पेशली मिडिल के ओवर्स में जी। ठीक है, तो आप है ना दूसरी टीम को इन फ्लैट पिचेस पे अगर आप आउट नहीं करेंगे तो आप है ना इनको स्कोर नहीं रुकवा सकते। तो और दूसरी चीज़ ये कि आज बॉल आपने स्पिन होता हुआ देखा, क्योंकि जी स्पिन हो रहा था। इब्रार जो आपको इतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहा था, आज बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की, 47 रन दिए उसने 10 ओवर्स में। तो इसका क्या मतलब था, यहाँ फौरन आपको डिसीजन ये करना था कि जी स्पिनर्स के लिए ना उनको खेलना आसान नहीं हो रहा कि मैंने स्पिनर से ज़्यादा ओवर करवानी है, ठीक है। तो आपने ना वहाँ फास्ट बॉलर से आप है ना बॉलिंग करवाते रहे। आपने है ना जहाँ आउट करने की बात, शुरू में जिस टाइम वो नए बैट्समैन आए थे ना, वहाँ आपने हमला करवाना था, जहाँ आप है ना उसको लेके आ गए। आप थोड़ा इजी हो गए वहाँ पे। हमें बात करनी है कि हमारी जो हमारा जो पेस अटैक है उसके साथ क्या मसला चल रहा है, बिकॉज इंजी भाई ने मेंशन किया कि आपके 3 पेसर्स ने मिलकर 214 रन दिए हैं। बहुत बड़ा कंसर्न है और ये चीज़ हमें आगे जाके क्या शुरू में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन आज हमारे पेसर्स हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने मिल के 214 रन कंसीड किए हैं 30 ओवर्स में। और ये वो लड़के हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमारी टीम की जान है, हमारी बॉलिंग की जान है। ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं, ये तीनों ही तो टीम का हिस्सा हैं, इनसे ही उम्मीदें हैं। तो इंजी भाई, बल्कि मैं चाहूँगी पहले सकी भाई का हम ज़रूर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। सकी भाई, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? मतलब अगर आपके जो पेसर्स हैं वो आपको विकेट्स नहीं दिलवा रहे हैं, जो उनका रोल है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किससे उम्मीद रखेंगे? जी, इन्हीं से ही उम्मीद रखनी है। और तो कोई है ही नहीं जिससे उम्मीद रखी जा सकती है। देखें, एक 2 तरह के अंदाज होते हैं आउट करने के। एक होता है कि आप ट्रैप करते हैं, आपके टैक्टिक्स इतने अच्छे हैं कि आप ट्रैप करके आउट करते हैं। और दूसरा अंदाज होता है कि आपको बचना इतना आता है कि आप क्रिएट करते हैं डॉट बॉल और प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और आपको बचते बचते जो है वो अगला बैट्समैन गलती करता है और आपसे आउट हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स नज़र आ रहे हों। भाई स्विंग जो है वो आउट स्विंग करते करते कोई एक इन स्विंग आया, या फ्रंट फुट पे खिलाते खिलाते कोई बैक फुट पे ले गए, कोई वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स अच्छे गए हों जो सीधा ही इसके मुंह पे आए हों, कोई यॉर्कर अच्छे से लगे हों, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। और अगेन कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई। जैसे इंजी भाई ने जो बात की, मैं 100% एग्री करूंगा कि आप जब इस तरह सिचुएशंस नजर आती हैं आपको, तो जो मैं हमेशा से कह रहा था कि ये 2 बॉलरों को 70-30 का कोई रेशो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जो लग रहा है, और वही हुआ कि अगर राइट हैंडर बैट्समैन है तो 70% खुशदिल करेगा बॉलिंग, वो जो 20 ओवर है 70% वो और 30% इस तरफ। अगर आप 70-30 इधर करते हैं और अगर आ जाते हैं लेफ्ट हैंडर, तो उस्मान अली आगा जो है वो 70% बॉलिंग करेगा, यानी अपने 7-8 ओवर करेगा, वो 2-3 ओवर करेगा। तो अगर आप इन सोचों में हैं तो फिर आप ये 20 ओवरों को प्लान कर रहे होते हैं कि ये 20 ओवर किस तरीके से निकाले जाएं, और उनके आपने बाकी को 30 ओवर आपने पहले से डिसाइड किए हुए हैं। और उस तरफ आपके जो टैक्टिक्स हैं आउट करने के, वो अगर बाजुकात बॉलर्स भी ऐसा होता है कि उसका जहन नहीं चल रहा होता, उसको समझ नहीं आ रही होती, और आपको जो है अंदर की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाहर के मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाहर से मैसेज क्या चल रहा है, कि भाई किस तरह अटैक करना चाहिए या किस तरह इनको क्वाइट रखना चाहिए, प्रेशर किस तरह क्रिएट किया जाएगा। वो कम्युनिकेशन, वो मैसेजेस जो हैं वो मुझे उस तरह महसूस नहीं हुए।
जाहिर है टीवी पे देखते हुए वो उस तरह Yeah. पता नहीं चल रहा था कि क्या कोई कम्युनिकेशन चल रही है, कोई मैसेजेस जा रहे हैं, वो मुझे नज़र उसका थोड़ा लैक नज़र आया। और ये जो इनके जो 20 ओवर थे किसी तरीके से खुश दिलशाह के और सलमान अली आगा के, जी, और इनको अबरार के। गुजारने के चक्कर में सोचें कुछ ज़्यादा थी। तो आपके मेन बॉलर जो हैं उनको अगर आप थोड़ा सा डिवाइड कर देते, एक एक 2 ओवर इनको दे दिए जाते, सलमान अली आगा को थोड़ा सा और ब्रेसवेल के आप देखें कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल किया है। मैं ये समझता हूँ उसी ने जो डॉट क्रिएट करके डाउट क्रिएट किए हैं ब्रेसवेल ने, और इसी तरह सेंटनर ने अर्ली ऑन डॉट क्रिएट करके डाउट क्रिएट किए हैं हमारे बैटर्स के। तो ये भी इस तरह कर सकते थे, डॉट से डाउट क्रिएट होता है, डाउट क्रिएट होता है तो आपको विकेट मिलती है, तो आप थोड़ा सा इस साइड पे भी जा सकते थे।